viewers, hello learners, how are you all? Hope you are all fine. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट पे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम आपके लिए लाए हैं 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विक डिस्कशन सेशन। तो इसमें हम 15 बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं आपको एज यूजुअल स्टैटिक जीके भी बताऊंगा। और इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। The PDF of this video will be available on our Telegram channel, the link to which is present in the next slide. But I recommend you to watch the full video, as the static GK which I will tell you along with the questions will not be available in the PDF. So let's begin the video. These are the links to our social media handles. So let's start the video. आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। Who will pay a short visit to India on December 6, and the main focus would be the delivery of ongoing S-400 missile defense system. 6 दिसंबर को भारत कौन आएंगे, कहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आएंगे और उनका मेन फोकस होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। तो इसके ऑप्शंस है व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन या बोरिस जॉनसन। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है व्लादिमीर पुतिन। जैसे कि आपको S-400 से ही पता चल गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज है ये। इस समय ट्रेंडिंग चल रही है क्योंकि काफी बड़ा ये अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में मैं बात करूं तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया ने इसके कॉन्ट्रैक्ट किया है, रशिया के साथ अग्रीमेंट किया है ताकि वह ये एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल अपने डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व कर सके। और अधिक जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि चाइना पहला देश था जिसने रशिया के साथ इन S-400 मिसाइल सिस्टम्स की डील की थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Elon Musk's aerospace company, SpaceX, has launched a Falcon 9 rocket carrying how many Starlink internet satellites from Space Force Station, Florida? तो इसके ऑप्शन है 24, 36, 48 या 40। Elon Musk की एरोस्पेस कंपनी है SpaceX, उसने Falcon 9 रॉकेट के माध्यम से कितने सैटेलाइट्स, इंटरनेट सैटेलाइट स्टारलिंक के लॉन्च किए हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 48। जी हाँ, 48। बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज है ये भी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फैल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च हो रहा है और इलॉन मस्क ने, जो कि स्पेसएक्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उन्होंने स्पेस में 48 स्टारलिंक सैटेलाइट्स, इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इसको लेके थोड़ा विवाद भी रहा है अपने पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि भारत सरकार ने जनता को थोड़ा चेताया था इस बारे में कि स्टारलिंक यूज ना करें। और यही है कि इन्होंने 48 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इससे पहले इन्होंने एक बार 60 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की हुई हैं। तो काफी आगे बढ़ रहा है स्पेसएक्स इन मामलों में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has laid down the foundation stone of Delhi-Dehradun Economic Corridor from Eastern Peripheral Expressway Junction to Dehradun, which will be built at a cost of about 8,300 crores? किसने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 8,300 करोड़ 8300 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, उसकी नींव किसने रखी है? रामनाथ कोविंद जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, एम वेंकैया नायडू जी ने या फिर नितिन गडकरी जी ने? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन of this Delhi-Dehradun economic corridor, which will be built at a cost of 8,300 crore rupees. And the main advantage of this corridor will be that it reduces the travel time from Delhi to Dehradun from existing 6 hours to 2.5 hours. Such a massive change. जो दिल्ली से देहरादून जाने तक का रास्ता है बाय रोड, वो 6 घंटे का है और ये कॉरिडोर बनने के बाद वो रास्ता केवल 2.5 घंटे का रह जाएगा। तो ऑलमोस्ट
1/3 हो गया है, 1/3 टाइम लगेगा। जैसे कि आप मैप में देख भी सकते हैं कि सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द मैप। और बात करें अगर उत्तराखंड की, जैसे कि स्टैटिक मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह, और यहाँ पे है असम कंजर्वेशन रिजर्व, असम कंजर्वेशन रिजर्व, डोंट कंफ्यूज इट विद असम। एंड कंट्रीज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, राजा जी टाइगर रिजर्व, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which state has been awarded as the best state for promoting empowerment of persons with disabilities (PWD) in the Center's annual national level awards for disability sector? कौन से राज्य को डिसेबिलिटी सेक्टर में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के चलते ये तमिलनाडु को बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, क्योंकि उसने दिव्यांग जनों को नौकरियां प्रदान करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (PWD) तमिलनाडु इसमें फर्स्ट रैंक करता है। उसने दिव्यांग जनों को नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत काम किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। निकिता वसंत 36 years has been conferred with the national award for best employee visual impairment by President of India during a ceremony to celebrate International Day of Persons with Disabilities। निकिता वसंत जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में व्हाइट सूट में, इन्होंने, ये 36 साल की हैं और ये विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी इनकी आंखें नहीं है, और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। कितनी ये गर्व की बात है कि कोई बंदा जिसके पास आंखें नहीं है वो भी अपना 100% दे रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपना 100% दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जितना लाइक हो सके लाइक करते हैं। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd दिसंबर। ये भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। That when is International Day of Persons with Disabilities is celebrated on 3rd December. It can be asked in any of the exams. Let's move on to the next question. Who has become the first ever director to shoot a film in space? बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, कि अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाली या करने वाले पहले डायरेक्टर कौन बने हैं? निकोले खोमेरेकी, यूरी बाइकॉफ, एंड्रे मेज्यूरिन, या क्लेम शिपेंको? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है क्लेम शिपेंको। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक स्पेस सूट पहना हुआ है इन्होंने, और ये आज तक के इतिहास के पहले ऐसे डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाके शूटिंग की है, और बहुत ही रोमांचक काम किया है इन्होंने। और अभी ये हेडलाइन भी आई थी कि अब अंतरिक्ष के बाद ये चांद या फिर मंगल ग्रह पर शूटिंग करने की सोच रहे हैं। और थोड़ा बात करें इनके बारे में, तो क्लिम शिपेंको के साथ डायरेक्टर थे क्लिम शिपेंको, और इनके साथ एक्ट्रेस थी यूलिया पेरेसिल्ड। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 30 मिनट की शूटिंग की है, इन्हें 12 दिन लग गए। और फिल्म का नाम है द चैलेंज। तो ये भी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है कि कौन सी फिल्म का एक पार्ट अंतरिक्ष में शूट हुआ है। तो आंसर है द चैलेंज, फिल्म का नाम है द चैलेंज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairman of National Highways Authority of India (NHAI)? Options are Renu Sharma, Alka Upadhyay, Upma Srivastava, या वीनू गुप्ता। Let's see the correct answer. तो इसका सही उत्तर है अलका उपाध्याय जी। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार में, भारत सरकार और राज्य सरकार में भी बहुत ही उच्च पद पर रह चुकी हैं ये, और बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं। तो इन्हें, अलका उपाध्याय जी को,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज की, तो इसका निर्माण हुआ था 1942 में, और हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली में है, और मिनिस्टर रिस्पांसिबल इज नितिन गडकरी, एज यू ऑल नो। Which state has come up with back to work scheme for women who sometimes have to quit their jobs due to family circumstances? कौन सा राज्य भारत का ऐसी एक स्कीम बैक टू वर्क, काम में वापस लौटना स्कीम, जिसे हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए लाया है, उन महिलाओं के लिए लाया है जिन्हें कभी-कभार अपने फैमिली, अपने परिवार की स्थिति के चक्कर में अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या तेलंगाना। Let's move on to the next slide to see the correct answer. So the correct answer is Rajasthan. As you can see in the picture, he is CM of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot, and Rajasthan government has come up with a very good scheme of which is known as back to work for women who have to quit their jobs due to some family circumstances, जैसे कोरोना महामारी के चक्कर में, और कई ऐसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके चक्कर में वुमेन को, घर की महिलाओं को जॉब छोड़नी पड़ती है। तो इस बैक टू वर्क स्कीम का मेन मोटिव होगा कि रेगुलर वर्क या फिर वर्क फ्रॉम होम मोड में जॉब और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। नौकरी की तलाश में जो औरतें हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी कर सकें। तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें काम पे लगाया गया है इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। When is the International Volunteer Day for Economic and Social Development observed? दिसंबर 4, दिसंबर 5, दिसंबर 7 या दिसंबर 8? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दिसंबर 5। जी हाँ, कल ही के दिन इंटरनेशनल डे फॉर वॉलंटियर्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसके पीछे का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। सबसे पहले तो 2021 की थीम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल की थीम है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वॉलंटियर्स जैसे कि जिन्हें पैसे नहीं मिलते लेकिन वो अपने मर्जी से, अपने विल पर, अपनी मर्जी से काम करने के लिए आते हैं। तो इस दिन को चुना गया है दिसंबर 5 को, ताकि हम लोग उनके एफर्ट्स, उनके जितने प्रयास होते हैं वॉलंटियर्स के, उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान दे सकें एक। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करने की, और कंट्रीब्यूशंस टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो वॉलंटियर्स की जितने भी एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको थोड़ी उनकी तारीफ करने के लिए कि वो इतना काम अपने मर्जी से करते हैं, तो उनके लिए ये दिन चुना गया है दिसंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of deadly volcano which has erupted on the Indonesian island of Java? इंडोनेशिया के आइलैंड जावा पर फूटने वाले वोल्केनो का नाम क्या है? ज्वालामुखी का नाम क्या है? पैवलोव, सुमेरु, किलाउआ या मोना लोआ? लेट्स सी द करेक्ट आंसर। सही उत्तर की ओर बढ़ते हुए सुमेरु। जी हाँ, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही इरप्ट हुआ है, और कहा जा रहा है कि 15 से 20 जाने ये जा चुकी हैं इसमें। और सुमेरु के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जावा आइलैंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ये एक हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जावा का हाईएस्ट पीक कौन-सा है, तो यही है सुमेरु, माउंट सुमेरु। तो ये काफ़ी एक्टिव हो चुका है इस साल, क्योंकि इसी साल के जनवरी में 2021 में अभी ये इरप्ट हुआ था, ये ज्वालामुखी, और अभी फिर ये इरप्ट हुआ है और काफ़ी हानिकारक साबित हुआ है एनवायरनमेंट के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Who has become the third bowler in the history of Test cricket to take all 10 wickets in an innings? एक ही इनिंग्स में सारी विकेटें लेने वाले तीसरे कौन से बॉलर बने हैं, खिलाड़ी बने हैं क्रिकेट के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में? रविंद्र जडेजा,
रविचंद्रन अश्विन, अजाज पटेल या युजवेंद्र चहल? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अजाज पटेल। बहुत ही खुश दिख रहे हैं पिक्चर में, क्योंकि ऐसी उपलब्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो ये तीसरे बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, और बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है न्यूज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हम अपने करंट अफेयर्स में इंक्लूड करें। तभी मैं बार-बार कह रहा हूँ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम आल्सो। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरे बॉलर हैं जिन्होंने सारी 10 विकेटें ले डाली, अजाज पटेल। और आपको हैरान नहीं होगी सुन के कि ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। नाम से भारतीय हैं लेकिन खेलती न्यूजीलैंड के लिए हैं। और इस इनसे पहले 2 ही ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है। उनका नाम है जिम लेकर एंड अनिल कुंबले। जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सारी विकेट्स ली थी, एक इनिंग्स में 10 विकेट्स। और अनिल कुंबले जी ने, जो कि भारत के ही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में 10 की 10 विकेट ली थी एक ही इनिंग्स में। और अब अजाज पटेल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ, न्यूजीलैंड से खेलते हैं ये, और भारत के खिलाफ इन्होंने 10 की 10 विकेट्स ली हैं टेस्ट में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, और ट्रेंडिंग भी है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। 11th edition of an exercise between India and Maldives is being held at Kadhu Island in Maldives. What is the name of the exercise? इंडिया और भारत और मालदीव्स के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज का नाम बताइए, जो कि मालदीव्स के कादू आइलैंड पे होगी। दक्षिण शक्ति, ब्लू फ्लैग, एक्सुवेरिन या डेजर्ट वॉरियर? इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक्यूवेरिन। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, आर्मी की एक्सरसाइज है ये, और इंडिया और मालदीव्स के बीच में होगी, और मालदीव्स में ही होगी। तो पिछले साल भी और उससे पहले भी एक्सरसाइज होती रही है, और 11th एडिशन है ये। तो मालदीव्स में होगी। इसका नाम है एक्यूवेरिन। काफ़ी थोड़ा टफ नाम है, लेकिन आप बार-बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which bank has announced the launch of first private infinite? ये एक कार्ड का नाम है। Country's first ever standalone metal debit card in partnership with Visa, the global leader in digital payments. HDFC बैंक, IDFC बैंक, ICICI या एक्सिस बैंक? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, पूरा मेटल का कार्ड है और फर्स्ट प्राइवेट लिखा भी हुआ है। तो फर्स्ट प्राइवेट से ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका आंसर है, क्योंकि फर्स्ट दोनों के नाम में इंक्लूडेड है। और बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकाला है इन लोगों ने। देश का पहला मेटल कार्ड है, स्टैंड अलोन मेटल कार्ड। और थोड़ा मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है फॉर पीपल हू आर पार्ट ऑफ फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम। एक फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम के अंतर्गत अ प्रीमियम सेविंग्स एंड वेल्थ ऑफरिंग is there and banking and investment experience to customers and comes with range of exceptional investment banking lifestyle and wellness benefits। तो बहुत ही प्रीमियम कार्ड है ये, बहुत ही प्रीमियम कार्ड है। एक तरह से बहुत ही बेहतरीन लग्जरी कार्ड है, आप मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत ही मतलब हाई प्रायोरिटी कार्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो कस्टमर्स हैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनके बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो उसी के लिए ये कार्ड निकाला गया है और बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What is the name of India's first ever indigenous server developed by a Center for Development of Advanced Computing under the National Supercomputing Mission? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारत का पहला इंडिजिनस सर्वर का नाम क्या है? रुद्रा, शक्ति, इंद्रा या अग्नि? आइए इसका देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है रुद्र। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने रुद्र के लॉन्च दिवस पे ये हैं। और इन्होंने पहला इंडिजिनस सर्वर है जो कि लॉन्च किया है।
और इसका सीधा सीधा लिंक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से। ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारत ने 2022 तक 23 इंडिजिनस यानी भारत में ही बने हुए सुपर कंप्यूटर्स जो कि फास्ट कैलकुलेशंस और बहुत हाई लेवल प्रोग्राम्स करने में सक्षम होते हैं, उसे एस्टैब्लिश करने का एक टारगेट सेट किया है। और पहले सुपर कंप्यूटर्स बाहर से असेंबल होके आते थे, तो इस मिशन के अंतर्गत अब वो पार्ट्स जो होते हैं सुपर कंप्यूटर जिससे बनता है, वो भी अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। और इस काम के लिए सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बहुत ही जोरों शोरों से लगे पड़े हैं। और इसी के चलते हुए भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम आप हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब पे हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो लेट मी नो द नेम ऑफ द India's fastest supercomputer, and let's move on to the next question. What is India's first biometric based digital processing system in airports? भारत का पहला बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? टेक यात्रा, डिजी यात्रा, यात्रा, टेक्नो बोर्डिंग या डिजी बोर्डिंग? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा में यू विल गेट सीमलेस, हैसललेस एंड पेपरलेस एक्सपीरियंस टू ऑल द पैसेंजर्स। इट विल बी अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे कि जैसे हम अपना फेस दिखा के फोन अनलॉक करते हैं, वैसे ही ये एक पेपरलेस एफर्ट है भारत सरकार का कि सारे एयरपोर्ट्स पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए, ताकि फेस देख के ही और डिजिटल लॉगिन आईडी आपकी बनेगी, डिजी यात्रा आईडी जिसे कहेंगे। उसे स्कैन करके ही आपकी सारी ई टिकट्स एयरप्लेन की और सब कुछ मतलब पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा जैसे फॉरेन में होता है। तो अब हम लोग को डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहाँ ही होगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, तो इस पे काम चल रहा है डिजिटल इंडिया के तहत। तो आप जैसे बहुत और इन्फॉर्मेशन के लिए इस मैप को पढ़ सकते हैं जो कि हमने साथ में अटैच किया है। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। What is the name of India's first ever indigenous survey vessel? भारत की पहले इंडिजिनस सर्वे वेसल, यानी इंडिजिनस का मतलब जो कि अपने यहाँ ही बनाई गई है, कुछ चीज बाहर से नहीं आई, इसमें सारे पार्ट्स यहीं पे असेंबल हुआ है। उसका नाम क्या है? संध्या, त्रिवेणी, इम्फाल या सतपुरा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। संध्या, जी हाँ, भारत की पहली हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है ये। और बहुत ही कमाल की ये शिप है क्योंकि इट कैन सर्वे of ports and harbor approaches and determination of navigational channels to routes। कि मतलब ये शिप पूरा सर्वे कर सकती है, ओशन में रह के सर्वे कर सकती है कि कौन से नेविगेशनल रूट्स हैं, कहाँ से आया जा सकता है, कहाँ से जाया जा सकता है, और ओशनोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट कर सकती है। और साथ में अंडरटेकिंग सर्वेज ऑफ मैरीटाइम लिमिट्स, कि कितनी लिमिट है हम लोग की ओशन में और क्या है सारा कुछ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, पानी, नेवी का सारा सिस्टम डेटा फीड होगा इसमें। और पहली है ये इंडिजिनस सर्वे वेसल, तो बहुत ही बेहतरीन शिप बनाई गई है। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्विज के एंड में आते हैं। एंड एट द एंड आई वांट टू से दैट इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज press the thumbs up button, and before we end the video, let's answer the question to our previous video. Let's answer the question. So the question that I asked was, who is known as the father of Indian Navy? भारतीय नौसेना के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, इन्होंने नेवी में एक्सेल किया था। नेवी, भारत को नेवी इन्होंने ही दी है। तो आज का क्वेश्चन जो है इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम आपको हमें कमेंट्स में बताना है। और let's with that we come to the end of the video. Make sure that you press the thumbs up button and also subscribe to our channel and press the bell icon. Do subscribe to our Telegram channel, for we provide quality static GK and current affairs on a daily basis. We also conduct quiz in a poll format which will enable you to know a lot of facts about the world,
static GK and current affairs on our Telegram channel. And with this, I come to the end of the video. Keep learning, keep moving. Thank you.